अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बर्नौली इक्वेशंस और इस टॉपिक को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी कंप्लीट डेरिवेशंस करेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बर्नौली प्रिंसिपल किस उसूल पे काम करता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये आप जान लें कि जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो है वो इस बेस पे जो है इस उसूल पे काम करता है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? सिंपल ये कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज कंजर्व। आधी एनर्जी यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, लेकिन अगर आप टोटल एनर्जी का सम करेंगे, ठीक है, वो आपको कांस्टेंट नजर आएगी। ठीक है, द होल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम विल रिमेन सेम। ठीक है, ये जो मैंने आपसे कहा कि एनर्जी जो है ड्यूरिंग डिफरेंट वर्किंग अगेंस्ट डिफरेंट एक्टिविटी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यहाँ, पाइप के साथ फ्लूइड्स की फ्रिक्शंस के साथ यहाँ थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिसिपेट करते करते अगर आप टोटल सिस्टम के फ्लूइड्स एलिमेंट जो होंगे जहां जहां एनर्जी जा रही है, अगर आप उसकी टोटल एनर्जी लेंगे दैट विल बी रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो आपसे अगर एमसीक्यूज में या फिर किसी भी जगह पे सवाल पूछा जाए कि बर्नौली इक्वेशंस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ या वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जिस पे काम करता है, ऑपरेट होता है जिस चीज को, उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होती है। स्टूडेंट्स ये कहता क्या है? चलो इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स डेरिवेशन में आपको मजा आएगा, साथ साथ मैं आपको स्टेप टू स्टेप जो है इसकी फिजिक्स बताता जाऊंगा और फाइनल हम रिजल्ट तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या कहता है कि ये रिलेट करता है, सबसे पहले तो अगर आपको एक और डेफिनेशन जनरेट करनी पड़े बुक से हट के, तो आप कह सकते हो कि बर्नौली इक्वेशंस गिव अस रिलेशंस। अब ये किस किस चीज में आपको रिलेशन देता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपके पास जो प्रेशर है सिस्टम का, ठीक है, या जिस पे काम हो रहा है उसके दरमियान आपको एक रिलेशनशिप देता है, रिलेट करता है तीन चीजों को आपस में। किसको? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और साथ ही कहता है कि ये तीनों चीजें आपस में क्या है? कंजर्व है, यानी एक कांस्टेंट है। ठीक हो गया। कैसे कंजर्व होती है वो तो आपको डेरिवेशन में एक एक स्टेप के साथ बात समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये कहता है प्रेशर, फिर आपके पास फ्लो स्पीड। अब देखो, प्रेशर तो चलो समझ आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां से प्रेशर जा रहा है, यहां सराउंडिंग से एक फोर्स लग रही है इस पर यूनिट एरिया के ऊपर, यहां सराउंडिंग से बाहर की जानिब एक फोर्स लग रही है इस पर यूनिट एरिया के ऊपर। तो यानी यहां तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर से, इन दोनों ओपनिंग के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया P1, इसको हमने नाम दे दिया P2। तो यहां तुम्हारे पास स्पीड है, स्पीड से क्या, स्पीड के पास जब फ्लूइड स्पीड में होगा, हरकत में होगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट आ जाओ हाइट, हाइट की वजह से यही फ्लूइड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। जब इस ओपनिंग के अंदर से होते हुए इस ट्यूब में जा रहा होगा तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, मतलब इसके पास कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये रही पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा प्रेशर फॉर द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड स्टूडेंट्स कैसा होता है? कल भी हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। ये इरोटेशनल होता है, यानी इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम ये अपना एक्सिस पे रोटेट नहीं करता ये फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, टेम्परेचर इसका वेरी नहीं होता, नॉन वेस्कियस होता है। ठीक हो गया, ये सारी की सारी आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी थी। अब अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो कहता है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी एक ओपनिंग का, यानी अगर मैं इसके लेफ्ट ओपनिंग ले लूं या राइट ओपनिंग ले लूं, तो इस ओपनिंग की प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस राइट साइड वाली जो कि किसी हाइट पे है, यहां पे है, इस ओपनिंग के बराबर है। जो यहां और यहां ये तीनों चीजें कांस्टेंट है आपस में लेफ्ट राइट के हिसाब से, दैट्स व्हाई इसको लिख डाला कांस्टेंट।
स्टूडेंट्स अगर यहाँ एक चीज काबिल गौर है, वो क्या है, अगर आप इस एरिया को देखें, ये स्मॉल एरिया है और यहाँ फ्लूइड्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, ठीक है, फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुआ है क्योंकि मोशन ऑफ फ्लूइड्स यहाँ ज्यादा है। ये इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। ये आपको किसने कहा था, आपको आपने सीखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, और यही आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि ये जो एरिया है एंड टू मोशन ऑफ दिस फ्लूइड्स ये बिल्कुल बराबर है ये वाइड एरिया एंड टू मोशन ऑफ दिस फ्लूइड्स, ये कांस्टेंट है। ये कौन स्टेट करता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसके अकॉर्डिंग ये एरिया जो है वो अगर नैरो होगा यानी कम होगा तो रफ्तार फ्लूइड्स की ज्यादा होगी, देखी जा सकती है फ्लूइड्स काफी रफ्तार से आगे को बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ ओपनिंग चेक करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास मोशन ऑफ फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा कम है इसकी निस्बत बिकॉज ऑफ वाइड एरिया। जब आप विड्थ बढ़ा देते हो एरिया की तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कम हो जाती है। दिस स्टेट्स दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी हम इसी चीज को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ बर्नौली जो है वो डिराइव करते हैं। लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन, फिर वन बाय वन चीजों को हम समझते जाएंगे। क्लियर हुआ? लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले चीज जो है अगर देखा जाए बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर, दैट इज फर्स्ट थिंग, मैं इस फ्लूइड्स के ऊपर डेफिनेटली कुछ काम करूंगा तभी ये फ्लूइड्स क्या करेगा, इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। कैसा चेंज? फ्लूइड्स पे जब यहां से काम किया जाएगा तो आधी एनर्जी इसकी पोजीशन चेंज करने में यूटिलाइज होगी और आधी एनर्जी इसको हरकत देने में यूटिलाइज होगी। यानी काइनेटिक के थ्रू ये इस पाइप में से जा रहा है, पोटेंशियल के थ्रू ये इस रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्लियर हुआ? पोजीशन चेंज, पोटेंशियल, मोशन ऑफ दिस फ्लूइड्स काइनेटिक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका आपके पास W है दैट विल बी इक्वल टू डेल E, चेंज इन एनर्जीज। ठीक, क्योंकि आप 9-10 में पढ़ते आ रहे हो कि जी वर्क है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, नॉन एज एनर्जी। आप जितना काम एक फ्लूइड्स पे करोगे इसकी ट्रांसलेशन और पोजिशनल एनर्जी आप चेंज करोगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल जो चेंज होगी वो वर्क डन जितना आप इस पे करोगे वो इस एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर होता जाएगा। ठीक है, एक बॉडी में जितना काम किया जाता है उतने ही उसके अंदर एनर्जी में चेंज आता है। कैसा चेंज? आधा इसकी पोजीशन का चेंज, आधा इसकी मोशन का चेंज, दोनों एनर्जी डिसिपेट हो गई। अच्छा, अब मैं आसान करने के लिए यहां पे दो एनर्जीज का जो है वो डेल E ले सकता हूं, R डेल E दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? जाहिर है आधे से इसने फ्लूइड्स ने मूव करना है, इससे फ्लूइड्स ने अपनी पोजीशन चेंज करनी, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक हो गया, इन दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर हुआ? अब ऐसा है कि आपके पास जाहिर है जो टोटल वर्क लगेगा यहां से यहां तक लाने में, ठीक है, तो एक वर्क होगा W1, ये वर्क होगा W2। ये W1 स्टोर होगा, इसको मूव करने में यहां से प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी जिसके बाद में डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है ना? लुक एट दैट डिस्प्लेसमेंट डेल x1, यहां से फोर्स लगी, सराउंडिंग ने फ्लूइड्स पे फोर्स लगाया, फोर्स से ये डिस्प्लेस्ड हुआ तो ये इसके अंदर वर्क आया। ठीक है, दैट इज W1। यहां से P2 जो है बाहर से लगेगी इसके ऊपर, ये आगे को आएगा, ये इतना डिस्प्लेस्ड होगा, यहां से P2 इस पे फोर्स लगाएगी इन दैट वाइड एरिया। ठीक है, तो F इनटू एरिया क्या प्रोड्यूस करता है? प्रेशर प्रोड्यूस करता है। और डेफिनेटली इस पे जब फोर्स लगेगी तो ये डिस्प्लेस्ड होगा, यानी बाहर की तरफ आते हुए इस पे प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ से लगेगा। अच्छा, तो मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो वर्क स्टूडेंट्स यहां पे होगा W1 प्लस W2। क्लियर हुआ? अगर मैं इसके अभी W1 की बात कर लूं
तो स्टूडेंट्स W1 तो आपके पास सिंपल इक्वल है F1 डॉट डेल x1 cos थीटा। क्लियर हुआ? F1 डॉट डेल x1 cos थीटा। यानी क्या है यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन, जो पहली फोर्स लगेगी इस पे इस तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ होगा, वो भी इस तरफ होगा। तो आपके पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन हो, यानी फोर्स भी इधर को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी डेल x1 भी इसी तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट? दैट विल बी 0 डिग्री, बिकॉज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे थीटा लिया जा सकता है 0 डिग्री। W1 की बात हो रही है जो यहाँ है, ठीक है? तो W1 आपके पास आ जाएगा F1 डॉट डेल x1 cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री इज नथिंग बट 1, तो मेरे पास W1 आ जाएगा F1 डॉट डेल x1। ओके, ये आपके पास W1 आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं W2 की। W2 को अगर देखा जाए तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, प्रेशर जो है वो यहां को लग रहा है, फोर्स इधर को लग रही है, क्योंकि सराउंडिंग देखें डेल x जो आपके पास यहां से ओपनिंग है, सराउंडिंग प्रेशर यहां से लगा रहा होगा, यानी प्रेशर इधर और फ्लूइड्स यहां से होता हुआ इधर आ रहा है। डेल x2 की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, बिल्कुल यूं है, ठीक है? यानी ये जा इधर को है, ठीक है, और फोर्स इस पे इधर को लग रही है, तो बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं F2 डॉट डेल x2 cos थीटा या cos 180 डिग्री। स्टूडेंट्स cos 180 डिग्री इज नथिंग बट -1। वैल्यू पुट कर देते हैं F2 डेल x2 -1। यस, हमारे पास W2 आ जाएगा -F2 डेल x2, ये आपके पास सेकेंड वर्डन आ जाएगा, ठीक है? इसको बेशक नाम दे दें 1, इसको आप नाम दे दें 2। अब स्टूडेंट जो टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा? WT क्या आएगा? ये तो सम आएगा W1 प्लस W2। अब अगर मैं टोटल वर्क ले लूं तो F1 डॉट डेल x1, ठीक है, प्लस माइनस F2 डेल x2। जी स्टूडेंट्स, दोनों का सम ले लिया, प्लस माइनस माइनस, तो WT आपके पास आ जाएगा सिंपली F1 डेल x1 minus F2 del x2। yes, this become equation 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? यदि हम टोटल वर्क पे पहुंच चुके हैं, टोटल वर्क हमने कैलकुलेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर की अगर बात की जाए, यानी प्रेशर क्या है एक्चुअल में, सराउंडिंग से प्रेशर P1 लग रहा है, यहां भी सराउंडिंग से प्रेशर P2 लग रहा है। P is what? That is force acting per unit area. Where is the area? ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इसका जो एरिया है ये हमारे पास, और यहाँ सराउंडिंग से एक फोर्स लग रही है जिससे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, किसके ऊपर? फ्लूइड्स के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स? P is equal to F by A। ठीक है स्टूडेंट्स, P is equal to F by A। यहां से हमारे पास प्रेशर आ गया, और अगर हमें यहां से फोर्स चाहिए तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स तो प्रोडक्ट होता है किसका? P into A का। इस इक्वेशन को चेंज कर लें, F is equal to PA। ठीक हो गया, यानी हमारे पास ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 5। 1 बल्कि हमारे पास ये इक्वेशन 4, ठीक है? सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों फोर्सेस की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
कौन सी फोर्सेस, एक फोर्स ये रही, यहाँ P1 एक पुट हो जाएगा, इसी हिसाब से एक फोर्स जो है W2 के अंदर आपको मिली थी कि आपके पास P2 हो जाएगा। सो W1 की जगह पे अगर आप पुट करें तो ये आ जाएगा P1, व्हाट इज, यस डेफिनेटली P1 A1, बिकॉज ये आपके पास A1 है, वो आपके पास A2 है, देन नेक्स्ट वन, और W2 आ जाएगा आपके पास P2 A2 del x2। जी स्टूडेंट्स, इसको हम नाम दे देते हैं 5, इसको हम नाम देते हैं 6। इक्वेशन 5 और 6 बन चुकी है हमारे पास। सिंपल हमने कहा कि अगर फोर्स है, ये फोर्स कहां से लाई, सराउंडिंग से लगी। किसने लगाई, सराउंडिंग में प्रेशर ने लगाई जो इस पे एग्जर्ट हुई इस एरिया पे, ठीक है। हमने उस फोर्स की वैल्यू पुट कर दी P2 A2 और यहाँ पे भी F1 की वैल्यू पुट कर दी P1 A1। चलिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई हमें। अब अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ है, देखें ये एरिया है, ये इसका डेल एक्स है। अगर मैं इसके एरिया इनटू डेल एक्स ले लूं, यानी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो चुका है वो ले लूं और इसका एरिया ले लूं, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बी वॉल्यूम स्टूडेंट्स। वो कैसे, देखें ए डॉट डेल एक्स, ये रहा मीटर स्क्वायर, ये रहा मीटर, द आंसर विल बिकम क्यूबिक मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपके पास वॉल्यूम। क्लियर हुआ, यानी मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं डेल वी इक्वल टू ए डॉट डेल एक्स, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास एरिया कम है बर्नौली इक्वेशंस का जो स्टार्ट का इंट्रोडक्शन है, जरा हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमें ग्रैब करना आसान हो। तो हमारे पास लास्ट की स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन बची, बाकी इक्वेशन आपने जुबानी याद रखनी है, ठीक है। 6 और 7 पे हम आए थे, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। W1 हमारे पास क्या था, यहाँ पे P1A1 डेल x1, ये चीज रहती है हमारे पास। ये आपके पास इक्वेशन 5, ये तीन इक्वेशन याद करनी है, वहां से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको अगर आप डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी की बात करें, बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली डेंसिटी हो गया आपके पास इस फ्लूइड्स का मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यानी एरिया इनटू डेल एक्स, तो वॉल्यूम हो गया, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, इस फ्लूइड्स का मास और इसका वॉल्यूम, यानी एरिया इनटू डेल एक्स, ठीक है। तो वैसे हम क्या लिखते होते हैं, हम लिखते हैं रो मास बाय वॉल्यूम, यानी हम इसको लिख सकते हैं डेल एम बाय डेल वी। स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब है ना तो ये सिंक हो रहा है ना कहीं से लीकेज है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि डेल एम और डेल एम तो आपस में बराबर होने वाले हैं, यानी डेल एम 1 डेल एम 2 आपको पूरा पूरा मिलने वाला है। देयर इज नो चेंज इन मास। क्लियर हुआ, तो रो इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल डब्ल्यू, डेल वी सॉरी। तो यहां से हम ले लेते हैं डेल वी, बहुत आसान है लेना, डेल वी को उधर ले जाए, रो को नीचे ले, ठीक है। डेल एम बाय रो, यस जी, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या सिचुएशन है, हम यहाँ पे इक्वेशन 8 और 9 को हमें कंपेयर करने को बोला जा रहा है। अगर आपको याद हो इक्वेशन नंबर हमने एक डेल वी ए डेल एक्स प्रोड्यूस की थी, ए डेल एक्स, ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर थी
दैट इज यस 5, इक्वेशन नंबर 5 del v इज इक्वल टू a del x, जो आपको मैंने समझाया। ठीक हो गया। ये दोनों आपके पास यहाँ पे दो del v प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक del v आपके पास ये है, एक del v आपके पास ये है। तो हम इसको कंपेयर करने देते हैं। कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 8, कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 8। जी स्टूडेंट्स, 5 एंड 8 को कंपेयर करने से आपको सिंपल क्या मिलने वाला है, यानी del m by rho क्या होगा यहाँ पे, इसकी जो आपके पास राइट साइड है वो इसके राइट साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है, तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएगी। ये आ जाएगा a del x। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां से हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 8 का नाम ले लें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर n1 की बात की जाए, ठीक है, तो n1 में आपके पास w1 क्या आया था, p1 a1 del x1। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम इक्वेशन जो आपके पास लास्ट आई है, सॉरी हाँ बल्कि 9 हो जाएगी, इक्वेशन 8 और 9 का यूज करते हुए हम इसको पुट कर देंगे कहां पे, स्टूडेंट्स अगर हम इसको W1 और P1 A1 del x1 और W2 P2 A2 del x2 पे गौर करें, ठीक है, तो मैं अगर इसको कंबाइन करूं n1 के लिए और n2 के लिए, तो n1 के लिए देखें, n1 ये आ गया, n1 के लिए मैं इसको लिख सकता हूं a1, ठीक है, del x1 बराबर है किस चीज के, del m by rho के। इसी तरीके से सिमिलरली इस इक्वेशन को रीराइट किया जा सकता है a2, दिस इज फॉर n2, ठीक है, और del x2 del m by rho। क्लियर हुआ? मैथ तो चेंज होना नहीं, डेंसिटी रिमेन सेम, ये आइडियल फ्लूइड से आइडियल फ्लूइड्स की डेंसिटी चेंज नहीं होती। सो इन दोनों को a2 del x2 की जगह पे और a1 del x1 की जगह पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, और हमारे पास यही जो इक्वेशंस है दैट विल बिकम del 1 P1 A1 del x1। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दिए, a1 del x1 की जगह पे del m by rho रखा, ये आ गया, a2 del x2 की जगह पे आपने रख दिया ये a2 del x2 की जगह पे आपने del m2 by rho रख दिया। आपके पास यही इक्वेशन जो है वो बन चुकी है 10 और 11। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन थी 5 और 6, इसकी जगह पे जस्ट आपने वैल्यू रखी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर अब हम टोटल वर्क लिखें तो आपके पास आ जाएगा W is equal to W1 plus W2। सो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी P1 del m1 by rho, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस P2 एंड del m2 by rho। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहां तक? अच्छा, अगर हम अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इन्हें मैं लिख सकता हूं सिंपल 1 और 2 mvf स्क्वायर माइनस 1 और 2 mvi स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। सिंपल, यहां पे आपके पास m1 है, चूंकि चेंज इन मैच तो आना नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके साथ डेल प्रोड्यूस करते हैं, m2 आ जाएगा यहां पे आपके पास। ठीक है, इसको vf लिखने के बजाय आप v2 लिख सकते हैं, और इसको vi लिखने के बजाय आप इसको v1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली द सेम चेंज कैन बी ऑब्जर्व इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है
डेल पी ई। इसी तरह ये डेल पी ई था, ये भी आपके पास आ जाएगा पी ई फाइनल माइनस पी डॉट ई इनिशियल। ठीक है, दैट विल आल्सो कैन बी राइट इज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे लिखते होते हैं, वही फार्मूला आपके पास mgh वाला। ठीक है, तो डेल mgh 2 माइनस डेल mgh 1। क्लियर हुआ, सिंपल समझ आ गई आपको। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर आपको स्टार्ट की इक्वेशन याद हो तो स्टार्ट की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, टोटल जो आपके पास एनर्जी थी, यानी डेल ई आ रही थी, वो किसकी वजह से आ रही थी, वो तो आ रही थी वर्क की वजह से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं वर्क की जगह पे उसकी अपनी इक्वेशन रख देते हैं और इस तरह करते हैं कि एनर्जीज की जगह पे उनकी वैल्यूज रख देते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिलने में आसानी हो। ठीक है, ये स्टार्ट की इक्वेशन थी आपके पास। इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं कि जितना वर्क किसी बॉडी में किया जाए उतना ही उसकी एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो आपके पास वर्क क्या था जी, फाइनल इक्वेशन इफ यू रिमेंबर P1 del m1 by rho minus P2 del m2 by rho। ओके स्टूडेंट्स, ओके, यहां पे ये बराबर है किस चीज के, एनर्जी के चेंज के। लुक 1 और 2 del m2 v2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी है स्टूडेंट्स। इसी तरह -1 2 del m1 v1 का स्क्वायर। इसी तरह आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस del mgh2 माइनस del mgh1। ठीक है, ओके, हमारे पास सिचुएशन अब क्या है, देखा जाए तो जो डेल एम है, मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स में तो चेंज नहीं आने वाला, कहीं से सिंकिंग या लीकेज नहीं है पार्ट के अंदर। सो डेल एम जो है वो भी हमारे पास सेम है। इसी हिसाब से जो डेंसिटी है वो किसी भी आइडियल फ्लूइड्स की सेम होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं डेल m1 इक्वल टू डेल m2 इक्वल टू डेल m, सिंपल। और रो तो इसकी सेम होगी, इसलिए मैं तमाम डेल m बाई रो जो है वो कॉमन लेने लगा। ये क्या चीज रह जाएगी स्टूडेंट्स, जस्ट ये रह जाएगा P1 माइनस P2। यहां से भी अगर आप देखें तो डेल m जो है वो हर एक में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या रह जाएगा 1 और 2 v2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 v1 स्क्वायर। इसी तरह डेल m कॉमन चला गया प्लस gh2 माइनस gh1। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो गया और सिमिलरली जो रो है वो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईच एक्सप्रेशन के साथ रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, द इक्वेशन विल बिकम P1 माइनस P2 1 और 2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 रो v1 स्क्वायर। Similarly, plus rho GH2 minus rho GH1। ऐसा करते हैं P1 के पास सारे वन वाले एक्सप्रेशन ले जाते हैं, P2 के पास सारे P2 वाले एक्सप्रेशन रहने देते हैं। सो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी फाइनली, P1 प्लस 1 और 2 रो V1 के प्लस रो GH1 रो GH1। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे, P2 जो है इधर से इधर ले आएंगे, P2 यानी
आपके पास 1 और 2 रो V2 स्क्वायर एंड प्लस नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी, नेक्स्ट आपके पास रो GH2 रह जाएगा। ये रही स्टूडेंट्स आपकी फाइनल बर्नौली प्रिंसिपल की इक्वेशन। आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो ये अब क्या कहती है, ये कहती है प्रेशर प्लस पोजीशन के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये जो इसका मोशन है ये कांस्टेंट है किसके, जब ये फ्लूइड यहां पहुंच चुका है N2 पे, इसके काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोजीशन चेंज पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो आपके पास प्रेशर है इसके बिल्कुल बराबर है। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स इसका जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये तब ही ओबे होगा कि अगर आपके पास ये वाला प्रेशर इस वेलोसिटी के इनवर्स होगा। अगर तो ये प्रेशर इस V1 के साथ लीनियरली बढ़ेगा तो ये इक्वेशन तो पकड़ाई नहीं देगी और बोथ साइड्स बैलेंस नहीं होगी। टू रिमेन कंजर्व, या अगर आपको ओबे करना है बर्नौली प्रिंसिपल को, तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स तो इसको कम होना पड़ेगा V1 स्क्वायर को, क्योंकि अगर प्रेशर यहां बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यहां कम हो रहा होगा और यहां आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। कैसे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स है वो ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुआ है। यहां प्रेशर कम है, फ्लूइड्स कम डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर अगर ज्यादा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है स्टार्ट में। ठीक है, इसी तरह यहां आपके पास प्रेशर जो है वो ज्यादा हो चुका है और वेलोसिटी स्टूडेंट्स कम हो चुकी है, क्योंकि यहां से भी इसको प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वेलोसिटी कम हो चुकी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां कम हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो N1 पे है दैट इज कंजर्व विद N2। ठीक है, यहां प्रेशर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ठीक, बट पोटेंशियल कम। यहां उसके उलट प्रेशर कम, ठीक है, और इसी हिसाब से आपके पास जो वेलोसिटी है, सॉरी प्रेशर ज्यादा, आपके पास वेलोसिटी कम और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये चीजें आपस में कंजर्व हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स बर्नौली प्रिंसिपल जो कि ये कहता है कि प्रेशर और वेलोसिटी जो है इनमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, फिर से समझ लें, प्रेशर यहां ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लग रही है, फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है। यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है तो दोनों सराउंडिंग, दोनों तरफ से प्रेशर एक जैसा लग रहा है, इसलिए प्रेशर कम ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि जो आपके पास यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक कम है, या काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, दैट्स व्हाई इट रिमेन कंजर्व, और प्रेशर के साथ वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था बर्नौली प्रिंसिपल। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल।